हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। और आज स्टार्ट कर रहे हैं होम साइंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे होम साइंस के कि 3 नंबर के 4 नंबर के कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो वो हम देखेंगे ध्यान से। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे होम साइंस से रिलेटेड। सो पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि भारत में विलुप्त होते परंपरागत व्यवसायों में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है। मतलब भारत के जो परंपरागत व्यवसाय हैं वो एक तरीके से खत्म होते जा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है, किस किस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं, किस चीज़ को बचाने के लिए, हम परंपरागत स्रोतों को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सो पहला आता है प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना। यानी कि प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, कौशल देना यानी कि स्किल देना। अगर इसके ऊपर हम ध्यान देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे परंपरागत स्रोतों से, हमारे परंपरागत व्यवसायों से जुड़े रहेंगे। और दूसरी सी बात क्या हो सकती है, आपकी नए डिजाइन बनाकर उनकी सहायता की जा सकती है और अपने परंपरागत जो हमारे व्यवसाय हैं उनको बचाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने पर्यावरण हितैषी कच्चे माल के उपयोग से। अब क्या है, जो पर्यावरण हितैषी कच्चे माल जो है हमारा, उसको काफ़ी अच्छे से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और फिर आता है हमारे पास नवीन संरक्षण व परिष्करण नीतियों का प्रयोग करके। फिर आता है आपके पास नई व आकर्षक पैकेजिंग। नई और आकर्षक पैकेजिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैकिंग की जब अच्छी होती है तो एक तरीके से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बौद्धिक संपदा अधिकार का संरक्षण। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इन चारों और पांचों कारणों की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, भारत में लुप्त होते परंपरागत व्यवसायों, जो हमारे व्यवसाय हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो पांचों के पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। इसमें से बौद्धिक संपदा का अधिकार संरक्षण और नई व आकर्षक पैकेजिंग, ये काफ़ी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद तो सारे रखने हैं, ये विशेषकर याद रखने हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, जीवन कौशल क्या है, एक उद्यमी को सफलता में इनका क्या योगदान है, ये आपको बताना है। कोई 5 जीवन कौशल आपको लिखने भी हैं। तो पहला आता है आपके सामने, जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं और चुनौतियों से प्रभावशाली तरीके से निपटने के लिए योग्य बनाती है। मतलब आपके जीवन में जितने भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी चुनौतियां हैं, उन सबसे आपको निपटना है, तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा क्या बनाती हैं, प्रभावी बनाती हैं। ठीक है, तो एक उद्योगी की समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो पहला मैं आपके सामने रीड करता हूँ, ये आपको याद रखना है। ये उद्यमी की चुनौतियां पूर्ण परिस्थितियों में व्यवसाय करने योग्य बनते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक ये उद्यमी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जो ज़्यादा से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण अ, बहुत सी ऐसी चुनौतियों को सामना करेंगे, तो उनका एक तरीके से बिजनेस और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब वो ज़्यादा रिस्क टेकर बन चुके हैं। जितना आप रिस्क लेंगे उतना एक तरीके से हो सकता है आपके सफल होने के चांसेस भी बढ़ जाएं। तो ज़्यादा ज़्यादा चुनौतियों को फेस करना, ज़्यादा ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास नकारात्मक व्यवहार की रोकथाम में सहायक। नकारात्मक जो भी व्यवहार होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रोकथाम की जाती है, और इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने माइंडसेट को डेवलप कर पाते हैं और अपने माइंडसेट के साथ क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छा योग बना सकते हो। तो उद्योगी क्या होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं। अब क्या होता है, स्व जागरूकता होनी चाहिए, संप्रेषण होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता और सृजनात्मक चिंतन होना चाहिए, और मनोभावों में जूझना। यानी कि सारी की सारी चीज़ें एक बिजनेसमैन की क्वालिटी हैं। अगर आपके पास ये पांचों की पांचों क्वालिटी होंगी, इट्स मीन्स यू ग्रो योर बिजनेस वेरी फास्ट। आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से फास्टली क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक उद्यमी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक उद्यमी किस तरीके से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है, कौन कौन सी क्वालिटीज़ उसके पास होनी चाहिए, किस तरीके से वो पूरी पूरी सोसाइटी की हेल्प कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट बिजनेस। क्योंकि उद्यमी जितने होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, वही तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करते हैं। इसी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनके पास ही पाँचों की पाँचों क्वालिटीज़ होती हैं जितने भी बड़े बिजनेस आपके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोगी को भोजन खिलाने का सर्वोच्च तरीका कौन सा है। तो ये आपको याद रखना है कि रोगी जो होता है, एक पेशेंट है, उसको खाना किस तरीके से खिलाया जाएगा। दूसरा, नली द्वारा भोजन देने और अंतःशिरा संभरण में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अंतःशिरा संभरण ये क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला आता है आपके सामने, रोगी को भोजन देने का सबसे सही वह सर्वोच्च तरीका मुंह से भोजन खिलाना है। मतलब अगर आप मुंह से भोजन खिलाएंगे तो देखने को क्या मिलता है, हमारे जो टंग है यहाँ पे भी एक तरीके से देखने को मिलता है, मुंह में भी सलाइवा बनता है आपका। ठीक है, उसी सलाइवा से जब फूड एक तरीके से मिक्स होता है तो देखने को मिलता है लॉट्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं। तो वही एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को पचाने में भी सहायता करते हैं। इसी वजह से देखने को क्या मिलता है, अगर कोई पेशेंट है, उसकी हालत ठीक है, अगर खाना खा सकता है मुंह से, तो मुंह से ही खाना खिलाया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पोषण तत्वों तक ले जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने, पोषण की दृष्टि से संपूर्ण भोजन नली द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पोषण की दृष्टि से संपूर्ण भोजन नली द्वारा दिया जाता है। यदि षट्रांत्र क्षेत्र कार्य कर रहा है तो व्यक्ति को जो कुछ दिया जाता है वह सब कुछ पचा लेता है। मतलब जो उसका ये यहाँ पे याद रखना है आपको, ये जठरांत्र, ठीक है, जठरांत्र जो क्षेत्र है आपका, अगर ये स्ट्रांग होगा तो आप सारी की सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से पचा सकते हैं और आपका जो काम है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा और अवशोषित कर लिया जाएगा। मतलब आप सारी की सारी की चीज़ों को जब पचा लेंगे तो बॉडी क्या कर लेगी, सारे के सारे जो एनर्जी उसको ऑब्जर्व कर लेगी। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं आपकी बॉडी में वो क्या करते हैं, एनर्जी को ही तो एक तरीके से कंजम्स करते हैं, जो आप खाते हैं उसी से एक तरीके से आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है वही एनर्जी, और उसी एनर्जी को आपके जितने भी सेल्स होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे सामने, यह तरीका अंतःशिरा संभरण की अपेक्षा अधिक पसंद किया जाता है और ये अंतःशिरा जो संभरण है इसके मुकाबले ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक, अब क्या होता है ये आपको समझना है। अंतःशिरा संभरण क्या है, तो पहला आता है रोगी को पोषण, जो रोगी को पोषण विशेष विलीनों यानी कि मिक्सचर्स के थ्रू दिया जाता है, विलीनों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जिसे शिरा में ड्रिप द्वारा पहुंचाया जाता है, शिरा के अंदर ड्रिप द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, यदि व्यक्ति बेहोश हो या उसकी आहार नली में कोई समस्या आ गई हो या उसके लिए चबाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तभी हम अंतःशिरा संवरण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो या फिर चीज़ों को निगल ना सकता हो या फिर चीज़ों को चबा ना सकता हो, तभी हम अंतःशिरा संवरण का इस्तेमाल करके उसको भोजन देते हैं। और इसमें क्या होता है, शिरा में ड्रिप द्वारा पहुंचाया जाता है। शिरा में कोई भी चीज़ ड्रिप द्वारा पहुंचाई जाती है, मतलब डायरेक्ट उसकी बॉडी में हम क्या कर देते हैं, भोजन डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे सामने, कोई दो मुख्य कारण लिखिए जिसके फलस्वरूप देश में मधुमेह रोगी, डायबिटीज, मधुमेह क्या होती है, डायबिटीज, याद रखना है। ठीक है, जो आपका मधुमेह यानी डायबिटीज है, रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। ठीक हो, देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरीके का हमारा खान पान है, उन सबकी वजह से क्या हो रहा है, मधुमेह बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे हैं, इन सब से बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, शुगर, बीपी, डायबिटीज़, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। सो नाउडेज हमें फोकस करना है कि मधुमेह को किस तरीके से कम किया जा सकता है। ठीक है, सो नाउ पहला आपको याद रखना है कि देश में मधुमेह रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो खाद्य पदार्थ आज हम उपयोग में ले रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं, उनमें बहुत से अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, एक तरीके से मिलावटी भोजन करने की वजह से, जिसमें वसा और शक्कर होता है। इसी की वजह से भी देखने को क्या मिल रहा है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरा आता है आपके पास अत्यधिक परिष्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन और रेशेदार भोजन कम होना। ये एक तरीके से जो रेशेदार भोजन है, ठीक है, वो कम खाया है। ठीक है, उसको खाना हमने कम कर दिया, इसी की वजह से ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा कारण है कि डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह बढ़ता जा रहा है। दूसरा आता है आहार में विटामिनों और खनिजों की भी अत्यधिक कमी है। यहाँ पे आहारों में विटामिन और खनिजों की भी कमी होने के कारण क्या होता है, मधुमेह बढ़ता चला जाता है। मांसाहारी लोगों में जंतु प्रोटीन के उपयोग का बढ़ना, जंतु प्रोटीन का बढ़ने की वजह से भी क्या होता है, डायबिटीज़ बढ़ती है। अनुचित जीवन शैली की वजह से भी आपका डायबिटीज़ बढ़ता चला जाता है। और शारीरिक गतिविधियां या व्यायाम की कमी से भी आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़, शुगर, बीपी जैसी प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो इसी वजह से क्या होता है, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए। इससे आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स कैसी होती है, सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नैदानिक पोषण और आहारिक का महत्व स्पष्ट करें। नैदानिक पोषण और आहारिक का महत्व स्पष्ट करना है, तो क्या होता है नैदानिक। देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, नैदानिक क्या है। नैदानिक का मतलब होता है ऐसा पोषण जो बीमारियों से लड़ने में सहायता करे। ठीक है, नैदानिक पोषण जब भी आएगा तो आपको याद रखना है, नैदानिक पोषण वह पोषण होता है जो बीमारियों से लड़ने में आपकी सहायता करता है। आहारिक का महत्व बताना, और जो आहारिक है इसका महत्व भी आपको बताना है। जो नैदानिक पोषण है उसके आहारिक का जो महत्व वो आपको समझाना है। तो नैदानिक पोषण और आहारिक का महत्व पहला आता है बीमारियों की रोकथाम में सहायता करता है। बीमारियों की रोकथाम जैसे अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में प्रशिक्षित आहार विशेषज्ञ की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सारी की सारी चीज़ों में सहायता करता है। दूसरा, नई बीमारियों जैसे कि HIV और संक्रमण बीमारी जैसे कि मोटापा, हृदय रोग, तनाव, मधुमेह जैसी चीज़ों से आपको बचाता है। कौन सी चीज़ बताती है, नैदानिक पोषण सारी चीज़ों से आपको बचाता है। नेक्स्ट आता है आपका जनसांख्यिकी परिवर्तन से जनसंख्या का वह भाग बढ़ रहा है जिसे पोषण
देखभाल, सहायता और सलाह की आवश्यकता है। मतलब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो वो लोग बढ़ते जा रहे हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है और पोषणों की कमी है। इसी की वजह से देखने को मिलता है कि जो नैदानिक पोषण है उसकी भी एक तरीके से हमें यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। ज़्यादातर हमारी जो संख्या है वो एक तरीके से थोड़ी बहुत कुपोषित हमें समझ आती है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे सामने विभिन्न बीमारियों के उचित प्रबंधन के लिए चिकित्साही आहार का सुझाव रोगी की पोषण स्थिति तथा आवश्यकता आकलन के उपरांत दैनिक पोषण विशेषज्ञ द्वारा ही है। मतलब एक तरीके से क्या जो नैदानिक पोषण है, जो आपका जो नैदानिक पोषण है विशेषज्ञ की राय पर ही देना चाहिए। मतलब नैदानिक पोषण में तो देखने को मिलता है कि मिनरल्स होने चाहिए, फैट होने चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट एक तरीके से अगर किसी व्यक्ति को परेशानी ज़्यादा है तो उसको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, या फिर न्यूट्रिशन से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, मरीजों के पोषण में नई तकनीक, नई तरीके और पूरकों का उपयोग तथा पोषण संबंधी आधारभूत शोध विभिन्न पोषकों और अन्य पदार्थों जैसे कि पोषण और शोषण औषध, चिकित्साई खाद्य पदार्थ, पादप और रचना पदार्थों की भूमिका विषय रूप में जानने को मिलती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो रासायनिक होनी चाहिए, फैट होनी चाहिए, विटामिन, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और ये एक नैदानिक पोषण को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी ढंग से हमें समझने को आती है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रामीण और शहरी गरीबों की गरीबी कम करने के उपाय बताने हैं। तो यहाँ पे देख लो गरीबी को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। और गरीबी कम करने का सबसे मुख्य कारण हमें ये दिखाई देता है, अगर हमारी जो जनसंख्या है वो स्वस्थ है, उसके पास समान रूप से पोषण है और उसको कोई बीमारी नहीं है, तो देखने को मिलता है कि पूरी की पूरी जो शहरी हो चाहे ग्रामीण आबादी हो वो धीरे धीरे अमीर होती चली जाएगी, उसके पास धन संपदा आती चली जाएगी, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य में लग सकती है। लेकिन वहीं पे वो गरीब भी है, साथ साथ उसको कुपोषण भी है, उसके शरीर में परेशानी भी है, तो बहुत ज़्यादा गरीबी व्यापक हो जाती है। तो इस गरीबी जो बहुत व्यापक हो सकती है इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। सो पहला आता है आपके सामने रोजगार परक, मतलब रोजगार परक योजनाएं बनाना। रोजगार परक क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट देनी है आपको, रोजगार परक होना चाहिए। जन वितरण प्रणाली द्वारा, जन वितरण यानी कि राशन वगैरह जो दिया जा रहा है, जन वितरण जो किया जा रहा है सभी लोगों में समान रूप से होना चाहिए। भूमि सुधार करके, भूमि सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे भूमि सुधार किया जाएगा तो इससे क्या होता है, जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, इनके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ कार्य यहाँ पर कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है गरीबी को कम करने के लिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में स्वास्थ्य करना हमें क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है उसको किस तरीके से एक स्वस्थ भविष्य दिया जा सकता है, उसके लिए हमें यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। पांचवा आता है हमारे पास खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोककर। खाद्य पदार्थों में जो मिलावट हो रही है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है, इसको भी हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा कम करना है। आधारभूत पोषण की जानकारी देकर, अब यहाँ पे क्या क्या करना है, आधारभूत जो पोषण है इनकी जानकारी को आपको देना पड़ेगा। आधारभूत पोषण की जानकारी देने से महत्व ये है कि धीरे धीरे लोगों की जानकारी दी जाए किस चीज़ से आपको क्या क्या लाभ होते हैं, कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलने से लोग ज़्यादा अपने आप को बेहतर समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे सामने आहार अथवा भोजन आधारित कार्य नीतियों के 3 लाभ व 3 उपायों बताइए। ठीक है, आहार अथवा भोजन आधारित, यहाँ पे आपको बताना है आहार के बारे में। ठीक है, और भोजन आधारित कार्य नीतियों के बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्णन करना है और 3 लाभ और 3 उपाय बताने हैं आपको यहाँ पर। ठीक, तो पहला आता है आपके लाभ। लाभ में लागत प्रभावी, पहला आता है लागत जो अभी प्रभावी होती है। फिर आता है अतिमात्रा और अविशालुता का खतरा नहीं होता। ठीक है, दूसरा होता है विभिन्न सांस्कृतिक और आहारी परंपराओं के लिए अपनाए जा सकते हैं। क्या होता है, विभिन्न सांस्कृतिक और आहारी परंपराओं के लिए अपनाए जा सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। ठीक, अब उपाय में देखने को मिलता है आहारी विविधता या परिवर्तन। ठीक है, आहारी विविधता और परिवर्तन। दूसरा आता है बागवानी हस्तक्षेप, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा और भोजन और पुष्टिकरण। ये चारों के चारों पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आहार और भोजन आधारित कार्य नीतियों के 3 लाभ और 3 उपाय थे ये। एज इट इज़ आपको याद करने पड़ेंगे कि आहारी विविधता या परिवर्तन होता है, बागवानी हस्तक्षेप होता है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा और भोजन और पुष्टिकरण। ये सारे के सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पोषण नीति, एनएनपी
जो है राष्ट्रीय पोषण नीति एनएनपी की योजना संक्षेप में हमें बतानी क्या होती है, इसकी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से भोजन सभी लोगों तक पहुंचाने में सहायता करती है, इसकी क्या एक तरीके से पूरी की पूरी कार्यशैली रहती है, इसको हम समझेंगे। तो देखने को मिलता है अल्प अवधि योजनाएं, देखते हैं इसकी कौन कौन सी हैं। अल्प अवधि यानी कि छोटे समय के लिए क्या क्या काम करते हो, देखने को मिलता है एकीकृत बाल विकास, यानी कि जो बाल विकास है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। दूसरा आवश्यक खाद्य पदार्थों की पुष्टिकरण करती है, जो आवश्यक खाद्य पदार्थ है समाज के लिए उन सबको जुटाना इसका सबसे बड़ा काम है, ठीक है। और एक तरीके से रिपोर्ट को तैयार करती है और सबको छापती है और सारी की सारी जो जानकारी उसको ट्रांसपेरेंट बनाती है, ठीक है। और संवेदनशील वर्गों में सुषम पोषकों की कमी पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। ये आपको याद रखना, सूक्ष्म पोषकों की जो कमियां होती हैं उन पे नियंत्रण रखती है। महिलाओं के सहयोग से कम कीमत वाले पोषक खाद्य पदार्थ बनाना, ठीक है। महिलाओं के सहयोग से एक तरीके से यहाँ पे महिलाओं का सहयोग होता है, ठीक है। महिलाओं के सहयोग से कम कीमत वाले पोषक खाद्य पदार्थों को बनाना, जिससे सभी लोग उनको खरीद सकें। जब कम कीमत होगी तभी तो समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति उसको खरीद सकता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने लंबी अवधि की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इनको भी ध्यान से समझते हैं। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पहला ये है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे तो भविष्य आपका कैसा होगा, सुरक्षित होगा। दूसरा आता है आहार पद्धतियों में सुधार लाना। आहार पद्धतियों में सुधार लाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप आहार पद्धतियों में सुधार ला रहे हैं, इस मीन्स क्या कर रहे हैं, आप धीरे धीरे समाज में होने वाली जो घटनाएं हैं उनको कम कर रहे हैं तथा धीरे धीरे उनके भविष्य को बेहतर बनाने की चेष्टा करते जा रहे हैं। फिर आता है गरीबी कम करना। गरीबी कम करना सभी सरकारों का काम है और इसी तरीके से यहाँ पे आपको काम करने को मिलेगा। जो एनएनपी का जो मुख्य काम है उसमें गरीबी कम करना, खाद्य सुरक्षा करना, सभी लोगों तक भोजन की उपलब्धता को पहुँचाना, ये सारा का सारा काम एनएनपी के अंदर हम ले आते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए संसाधित विधियों की मूलभूत संरचनाएं कौन कौन सी हैं, या फिर संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला आता है खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए आधारित विधियों की मूलभूत संकल्पनाएं निम्नलिखित हैं। ध्यान से सुनिए, खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए संसाधित विधियों की मूलभूत जो संकल्पनाएं हैं कौन कौन सी हैं, वो नष्ट होने से बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो आपको स्टेप्स यहाँ पर बताने हैं। अगर ये स्टेप्स आप बता पाएंगे इट्स मीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है। तो पहला आता है ऊष्मा का अनुप्रयोग, यानी कि जो हीट होती है उसका आप सही प्रयोग करना है आपको। अनुप्रयोग ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से तो चीज़ें खराब हो जाएंगी ना, तो सही तरीके से करना है। जल को हटाना, ठीक है। अब एक तरीके से कहीं पे आपने खाद्य पदार्थ रखा हुआ है, वहीं पे आपने पानी भी है, तो क्या होगा, सड़ जाएगा वो। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको काम करना है। दूसरा क्या है, भंडारण के समय ताप का काम करना। देखो भंडारण जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ पे ताप ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए। पीएच कम करना। पीएच क्या होता है, पीएच इसके लिए आपने पढ़ा होगा 10th में साइंस में। पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच स्केल होता है हमारे, इसमें एसिडिक और बेसिक मापते हैं। तो ना ही कोई चीज़ ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए, ना ही कोई चीज़ ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। जब कोई चीज़ न्यूट्रल होगी तो इसमें ज़्यादा अच्छे से वो काम वहाँ पर करते हुए दिखाई देगी आपको। फिर आता है ऑक्सीजन की उपलब्धता पर नियंत्रण करना, ठीक है। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की उपलब्धता पर नियंत्रण करना। तो एक तरीके से ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी, इन सब की उपलब्धता पर नियंत्रण करना, कोई ज़्यादा और कम नहीं होनी चाहिए। पीएच स्केल को आपको ध्यान से देखना है। ताप यानी हीट पे जल भराव नहीं होना चाहिए, और ऊष्मा यानी कि हीट पे भी आपको ध्यान देना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से काम करेंगी, इट्स मीन्स क्या, खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। ये 6 के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट माने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है लेबल पर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सूचनाओं और सलाहों की सूची बनाइए। अब यहाँ पे बताना है कि जो लेबल पर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सूचनाओं और सलाहों की सूची किस प्रकार बनाई जा सकती है। तो पहला आपको याद रखना है, लेबल पर निम्नलिखित सूचनाएं दी जाती हैं। कौन कौन सी सूचनाएं दी जाती हैं, उत्पाद का नाम, मतलब जो उत्पाद है उसका नाम लिखा होगा। दूसरा, निर्माता का नाम और पता, ट्रेडमार्क होगा। सामग्री कौन कौन सी, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से पड़े वो होंगे। बैच नंबर, लाइसेंस नंबर, और प्रयोग भंडारण संबंधी आवश्यक निर्देश, मतलब किस प्रकार उसको उपयोग करना है उन सब की विधियाँ लिखी होंगी। मात्रा की जानकारी, कितनी मात्रा में इसका सेवन करना है वो लिखा होगा। प्रयोग संबंधी चेतावनी, किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है, बच्चों से दूर रखना है और कहाँ पर रखना है, धूप में नहीं रखना है, इस सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होती है। और ब्रांड का नाम लिखा होता है और मानकीकरण होता है। तो देखने को मिलता है ये सारे की सारी 10 के 10 चीज़ें लिखी होती हैं किसी भी एक ब्रांडेड चीज़ में। मतलब कोई भी आप बाहर से सामान, केमिस्ट की दुकान से कोई भी चीज़ खरीदते हैं या फिर कहीं से भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो देखने को मिलता है आपको उत्पादन का नाम, निर्माता का नाम, ट्रेडमार्क, सामग्री,
बैच नंबर, ये सारी की सारी जो अन्य जानकारियाँ हैं आपको वहाँ पर प्राप्त होती हैं। तो ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि लेवल पर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सूचना और सलाहों की सूची बनाना है। तो मतलब इन सारी सूचनाओं और सूची को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली इनको पूछ लेता है, तो इसी वजह से इन सारी की सारी चीज़ों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा और इन सबको याद भी करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज एग्जाम में भूलने का खतरा रहता है। सारी की सारी एग्जिटेज याद कर लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट खत्म। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आई होप आपको समझ आया होगा। और ये हमारे होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। ठीक है, और हो सकता है मैं एक और सीरीज इसकी लेके आ जाऊँ आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।